गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर नंबर 7 के साथ मिल रहे हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, जो न्यूमेरिकल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में देखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ हमने बताया था। जो फर्स्ट लॉ ये कहता था कि आपका नॉर्मल क्या होता है, ये भी मैंने बताया था, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होना चाहिए, तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। और सेकेंड लॉ क्या बताया था, तो सेकेंड लॉ ये बताता है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल या अनइक्वल। कोई आपसे पूछे क्या होगा तो आप जवाब देना दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं पहले रिकैप करवा देता हूँ दोनों का, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बारे में। तो फर्स्ट लॉ जैसे ये कहता था कि आपका ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। और ये सेकेंड लॉ क्या बताता था, सेकेंड लॉ ये बताता था कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, तो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे से मिल करके जो एंगल बनता था उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे। और रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते थे, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड मिल करके जो एंगल फॉर्म करता था उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे। तो ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था जिसके बारे में मैंने रिकैप करवा दिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है और जब हम लोग थोड़ा और पढ़ लेंगे, जैसे इमेज कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर में, उस समय पढ़ लेंगे तो ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल वहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को हेल्प करेगा। तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो पहला एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि अगर इंसिडेंस एंगल, कोई रिफ्लेक्टेड रे आता है, सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, किसके साथ, नॉर्मल के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर इंसिडेंट रे 53 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 53 डिग्री होगा। अब दूसरा सेकेंड एग्जांपल है, जस्ट इसका रिवर्स है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड में ये अगर चल रहा होगा कि हमेशा ऊपर से ही रे आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, नीचे से भी लाइट जा सकती है। तो देखो मैंने इसलिए जानबूझ करके ऐसा कोई इसमें जान नहीं, फिर भी मैंने दे दिया हूँ। देखो यहाँ से इंसिडेंट रे गया और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो 30 का बनाता है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना का होगा, ऑफकोर्स दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये भी कितना होगा, 30 होगा। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ये दोनों तो काफ़ी सिंपल था। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और जो थोड़ा है इसमें थोड़ा, ये क्वेश्चन में थोड़ा जान है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, ये आप राइट डाउन कर लिए होंगे, ऐसे मैं रब कर दे रहा हूँ, तब तक आप 2 मिनट के लिए इसे ट्राई करो। अब देखो एग्जाम्पल थर्ड देखने से पहले हम आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो आप गौर से सुनना, गौर से देखना। देखो इसमें हम क्या बताएंगे आपको, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में कुछ डिटेल्स में बात करते हैं कि उससे थोड़ा अच्छा से हम लोग जान पहचान करते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे को और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। जैसे ये क्या है अपना इंसिडेंट रे है, ये मिरर है। अब ये रे आया इंसिडेंट रे तो ये रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात। तो ये रिफ्लेक्ट किया और सामने इसके पास में मैंने एक मिरर रख दिया है। अब ये मिरर रख दिया हूँ तो आप देखो रिफ्लेक्टेड रे तो गया और रिफ्लेक्टेड रे और फिर मिरर पे टकराया, तो फिर वहाँ पे भी क्या होगा, उस रे को ये मिरर क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर देखो फिर मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया हूँ तो फिर ये इंसिडेंट आ रहा है, ये मतलब ये रे आया इस मिरर से। देखो M1 है, ये M2 है और ये M3 है। पहले देखो, पहले इंसिडेंट रे आया, मिरर 1 से टकराया,
फिर वहाँ से कुछ नहीं तो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट किया, फिर मैंने उसके रास्ते में क्या किया, एक मिरर रख दिया, फिर वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट मतलब मिरर से टकराया, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा था तो फिर मैंने रास्ते में एक मिरर रख दिया, तो फिर उस मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर आपसे एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, और हर एक के बीच में क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। तो ये तो आप आसानी से कह दोगे क्या, ये मिरर 1 के लिए क्या है, इंसिडेंट रे, बिल्कुल सही बात, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ये क्या होगा, तो मिरर 1 के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मिरर 2 के लिए हम लोग बात करें तो मिरर 2 के लिए ये कौन सा रे कहलाएगा, कौन सा रे कहलाएगा, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे। तो आप कहोगे रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। ये भी क्या कहलाएगा मिरर 2 के लिए, इंसिडेंट रे ही कहलाएगा। फिर ये इंसिडेंट रे हुआ मिरर 1 के लिए, सॉरी मिरर 2 के लिए। अब यहाँ पे ये टकराया मिरर 2 से, अब वो मिरर 2 रिफ्लेक्ट किया, तो मिरर 2 का ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। और फिर देखो मिरर 3 पे ये आकर के टकराया, तो मिरर 3 के लिए ये क्या होगा, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे। और मिरर 3 के लिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। देखो हमने इंसिडेंट रे के बारे में बताया था कि इंसिडेंट रे किसके कहते हैं, तो किसी भी सरफेस से टकराने वाली रे को हम लोग क्या कहते थे, इंसिडेंट रे कहते थे। तो देखो इस सरफेस पे ये रे टकरा रही है, तो ये रे क्या कहलाएगी, मिरर 1 के लिए इंसिडेंट रे कहलाएगी, बिल्कुल सही बात। लेकिन मिरर 2 पे ये तो इंसिडेंट रे के लिए काम कर रहा है, काहे कि मिरर 2 पे कौन टकरा रहा है, तो ये रे टकरा रहा है जो मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है। तो मिरर 2 के लिए ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, तो किसी भी सरफेस पे टकराने वाली रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो देखो इस सरफेस पे ये टकरा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, किसके लिए, मिरर 2 के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखो मिरर 3 पे कौन सा रे टकरा रहा है, तो ये वाला रे टकरा रहा है, तो ये रे क्या कहलाएगा, मिरर 3 के लिए इंसिडेंट रे कहलाएगा। लेकिन मिरर 2 के लिए क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। और ये किसके लिए रिफ्लेक्टेड कर रे कहलाएगा, तो मिरर 3 के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंसिडेंट रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे, अगर आपसे कोई ये पूछता है क्या रिफ्लेक्टेड रे किसी मिरर के लिए या किसी सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम कर सकता है, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकता है, जो कि यहाँ पे मैंने देखा भी। देखो ये तो आके रिफ्लेक्टेड रे है, किसके लिए, मिरर 2 के लिए। लेकिन मिरर 1 के लिए क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे का काम। तो ये आप हमेशा माइंड में रखना कि रिफ्लेक्टेड रे किसी सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। तो यही हमको बताना था कि आप हमेशा ये मत समझना कि सरफेस से टकरा करके जाने वाली रे हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ उस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड रे होगा जिससे वो टकरा करके जा रही है, लेकिन किसी दूसरे सरफेस के लिए हो सके तो ये इंसिडेंट रे का भी काम कर सकता है। तो देखो इंसिडेंट रे का काम कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कर रहा है। तो ये बात हमेशा आप याद रखोगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन के तरफ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये टफ नहीं है, बस यही कंसेप्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं इससे फिर यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये रो जो है, ये रे आपको दिख रहा है ओ से ओ डैश रे है, ओ से ओ डैश रे है। ओ मिरर 2 के लिए क्या है, इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सा रे, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड। तो आपका जवाब होना चाहिए इंसिडेंट। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे टकराने वाली रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो ये रे मिरर 2 के लिए क्या काम करेगा, इंसिडेंट रे का। लेकिन यही रे मिरर 1 के लिए किस चीज़ का काम करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे के। ये हमेशा आप माइंड में रखना। अब हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या बोल रहा है कि आई इक्वल टू 30 डिग्री है। देखो I1 30 दिया हुआ है, I1 30 दिया हुआ है और हमसे R2 पूछ रहा है, यानी कि ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल पूछ रहा है। देखो I1 दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट दिया हुआ है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड, मतलब दूसरा एंगल पूछ रहा है, ये वाला R2 पूछ रहा है। तो आप बताओ कितना होगा, सोच करके बताओ। देखो हम बना रहे हैं, I1 30 दिया हुआ है, यानी कि ये 30 है, ये कितना है, इधर आओ,
ये मिरर हुआ अपना, ये नॉर्मल हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और फिर से मिरर है, फिर से टकराया, फिर से ये चला गया। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, फिर इसके लिए इंसिडेंट, फिर ये रिफ्लेक्टेड। देखो क्या बोल रहा है, ये कितना दिया हुआ I1 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ दोस्तों 30 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है R2 पूछ रहा है, तो ये 30 है, ये कितना है 30, और नॉर्मल मिरर पे कितना का एंगल बनाया हुआ है 90 का, तो 90 में से 30 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। अगर इंसिडेंट रे 30 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा, तो ये भी कितना होगा 30 होगा, बिल्कुल ये 30 होगा। अब देखो ये 30 है, ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये कोण, सॉरी पहले इस कोण का बात कर लेते हैं, तो ये कोण कितना होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा, ये कोण कितना होगा 90 होगा। देखो जैसे ये है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, परपेंडिकुलर होता है तो दोनों साइड 90 है, तो देखो 90 में से 30 हमको पता है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 60 होगा। अब ये 60 है तो ज्योमेट्री से ये भी क्या होगा 60 होगा, क्योंकि आप जानते हो ज्योमेट्री से, जैसे ये देखो ज्योमेट्री से अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। तो सेम उसी तरह से देखो यहाँ पे ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, 60 होगा। अब देखो ये 60 है, अब ये देखो मिरर है, मिरर पे ये परपेंडिकुलर है, जिसमें से हमें ये 60 पता चल गया, 60 पता चल गया, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 30 होगा, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। तो ये देखो ये निकल गया I2, यानी कि मिरर 2 के लिए हम लोग को इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, यानी कि I2 हमें पता चल गया। तो I2 अगर 30 है तो ये भी जितना एंगल से सोचो, अब ये केस छोड़ भूल जाओ, इसके बारे में भूल जाओ। अब देखो अगर इसको हम लोग इंसिडेंस एंगल मानते हैं, सपोज करो फर्स्ट डे मान रहे, तो अगर ये इंसिडेंस एंगल है I30 तो इसका रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा 30 होगा, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। तो देखो ठीक उसी तरह से ये 30 तो ये कितना होगा 60, ज्योमेट्री से ये 60। अब हम लिख करके यहाँ पर दिखला दे रहे हैं, देखो ये 30 तो ये भी कितना होगा 30, ये 30 तो टोटल 90, तो बचा हुआ कौन 60, ज्योमेट्री से ये भी कितना होगा 60। अब ये 60 तो ये कितना होगा 30, तो ये 30 तो ये भी 30, तो R2 कितना होगा 30 डिग्री होगा। इसे आप राइट डाउन कर लो, अगर कहीं डाउट हो रहा होगा अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसे आप राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चल रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है कि ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम इज ट्रू, इसमें से कौन सा डायग्राम जो है आपको सही है। इसमें से आपको जैसे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया और डी हुआ, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अपने तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा है रिप्रेजेंट करने का। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, पहला I लेस देन R, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये पॉसिबल है बिल्कुल नहीं, ये पहले ही गलत निकला। अब देखो ये बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो नहीं, ये दोनों ऑलवेज क्या होता है बराबर होता है। ये देखो ये मिरर पर क्या गिर रहा है, परपेंडिकुलर गिर रहा है, यानी कि नॉर्मल के साथ जीरो का एंगल बना रहा है एंगल इंसिडेंस रे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे देखो अलग ही कुछ और ये अपना रास्ता अपनाया हुआ है, तो ये पॉसिबल है, यानी कि I इसमें जीरो है, देखो I इसमें जीरो है, नॉर्मल के साथ जीरो है, लेकिन R नॉन जीरो है, R कुछ और है, देखो R तो कुछ और है, R ये होगा तो कुछ और है ना, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं ना, तो ये पॉसिबल है। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉन जीरो है, ऐसा पॉसिबल है, तो नहीं, ये तो देखने से ही गलत लग रहा था। लेकिन डी देखो, डी अपना क्या है सही है, I इक्वल टू R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सही, मतलब दोनों बराबर है, तो बिल्कुल सही। तो ये आप राइट डाउन करो, ये आपका क्या होगा, इसमें डी सही होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, आप ट्राई करो। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्लेन मिरर, मिरर 1, मिरर 2, मिरर 1 और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना दे दिया हुआ है 45। आपसे पूछ रहा है R1, यानी कि R1 ये पूछ रहा है, और R2 यानी कि ये पूछ रहा है कितना होगा। तो सॉल्व करो, ट्राई कर लिया आपने। अब हम देखो हम बना रहे हैं, ये 45 है, देखो इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, देखो यही ना अपना, अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये नॉर्मल कितना का 90 का डिग्री बनाता है, 90 का
कौन बनाता है प्लेन मिरर के साथ, तो ये 45 है, तो बचा हुआ कौन कितना होगा 45, तो ये 45 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 45, तो यानी कि R1 हम लोग को पता चल गया 45। अब देखो R2 पूछ रहा है, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, यानी कि बचा हुआ कौन कितना होगा 45 ही होगा, यानी कि ये वाला कौन कितना होगा 45। अब ये 45 है ज्योमेट्री से, तो ये भी कितना होगा 45, ये 45 है तो बचा हुआ कौन कितना होगा 45, यानी कि I2 कितना होगा 45। अगर I2 45 है तो R2 भी कितना होगा 45 होगा, जितना का इंसिडेंट होगा इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना का भी क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो R2 भी कितना होगा 45। तो ये आप राइट डाउन कर लो, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल थे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड था। और हम लोग अब यहाँ से पूरा मतलब क्लियर कट पता चल गया होगा किसके बारे में कि रिफ्लेक्शन रे का पाथ क्या होगा, कब कैसा उसका पाथ होगा, ये हम लोग को अब पता चल गया। और हम लोग छोटा मोटा क्वेश्चन भी अब कर सकते हैं, और यही छोटा छोटा पॉइंट आगे चल कर को आपको आगे चल करके बहुत हेल्प करेगा, ये छोटा छोटा पॉइंट। तो अब इसे माइंड में रखोगे कैसे बनता है। और प्लस अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या कोई रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे सरफेस के लिए इंसिडेंस रे का काम करेगा, बिल्कुल करेगा, जो कि हम लोग ने आज सीखा है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में